दोस्तों, आज से हम फिर अपनी सीरीज़ को शुरुआत करते हुए अब हम रेगुलर इस वीडियो को बनाएंगे, जिससे कि आपकी अध्ययन में हुई असावधानी को जल्द ही वापस उसी स्पीड से रोज़ाना करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम आज पढ़ेंगे भारत की राज्य व्यवस्था। यानी कि कोई सी भी एग्ज़ाम हो, राज्य व्यवस्था से संबंधित 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम उन क्वेश्चनों को अच्छी तरह पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो आज हम पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों। शुरू करते हैं हम। भारतीय संविधान के विकास की प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण। यानी कि भारतीय संविधान के विकास की प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण कौन से एक्ट से शुरुआत हुई और उस एक्ट को हम किस नाम से जानते हैं? तो पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1813, पार्लियामेंट सुधार अधिनियम 1909 और भारत सरकार अधिनियम 1858। तो भारतीय संविधान का विकास की प्रक्रिया की शुरुआत रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी, जो 1773 का था। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। इसके अतिरिक्त कंपनी की संचालक समिति में आमूल-चूल परिवर्तन करना था। यानी कंपनी में की संचालक समिति के अंदर कुछ परिवर्तन करना था तथा कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के संचालन योग्य बनाना भी इसका उद्देश्य था। यानी कि पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पहले कंपनी की बागडोर वहाँ की सरकार के हाथ में नहीं थी, तो उस कंपनी की बागडोर सरकार के हाथ में लाने के लिए 1773 रेगुलेटिंग एक्ट अपनी संसद में पास करवाया और उसके बाद में इस कंपनी को इस एक्ट के तहत भारत में कार्य करने के लिए लागू किया, और जिससे सरकार उनका कंपनी का भी राजनीति में कुछ न कुछ अस्तित्व बनाए रखने के लिए राजनीतिक के कुछ कार्यों के लिए भी छोड़ दिया गया। इस अधिनियम को 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने पास किया था तथा 1774 ईस्वी में इसे लागू किया गया। अधिनियम में पहला यानी कि प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था तथा पार्षद फिलिप फ्रांसिस क्लेवरिंग, मॉनसन तथा बारवेल का नाम लिख दिया गया। यानी कि इसमें पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग तथा पार्षद फिलिप फ्रांसिस क्लेवरिंग, बारवेल का नाम लिख दिया गया। दूसरा क्वेश्चन है, एलिजा एम्पे का संबंध क्षेत्र से था। यानी कि एलिजा एम्पे किस क्षेत्र से संबंधित है? तो शिक्षा क्षेत्र से, न्यायिक क्षेत्र से, साहित्यिक क्षेत्र से, खेलकूद क्षेत्र से। तो एलिजा एम्पे न्यायिक क्षेत्र से संबंधित थी। तो ये एक एलिजा एम्पे न्यायिक क्षेत्र से संबंधित है। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 न्यायाधीश अन्य नियुक्त किए गए, जो अंग्रेजी कानून के अनुसार प्रजा के मुकदमों का निर्णय करते थे। उच्च न्यायालय 1774 ईस्वी में गठित किया गया। यानी कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, और जैसे ही 1774 में भारत में लागू हुआ, उसके साथ ही कलकत्ता में उच्च न्यायालय की भी स्थापना कर दी गई और उसमें एक
मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति कर दी गई, यानी कि कुल मिलाकर 4 न्यायाधीश। सर एलिजा एम्पे मुख्य न्यायाधीश तथा चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। तो एलिजा एम्पे उच्चतम न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, कलकत्ता न्यायाधीश। 1774 में कलकत्ता में स्थापित उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो अभी आपको पता होगा कि एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश, कुल मिलाकर 4 थी। किस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई? यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम एक्ट के तहत की गई? तो पहला क्वेश्चन है चार्टर एक्ट 1833, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और भारत सरकार अधिनियम 1858। तो कंट्रोल बोर्ड की स्थापना, जिसे हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं, इसकी स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में की गई, यानी कि 1773, यानी कि 10 साल बाद में इसकी स्थापना की गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 रेगुलेटिंग एक्ट में व्याप्त खामियों को दूर करने के लिए एक उद्देश्य ये था कि, यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियों को दूर करने के लिए इसका उद्देश्य था। तो इसका गठन किया गया तथा इस एक्ट को पारित किया गया 6 कमिश्नरों के एक बोर्ड, यानी कंट्रोल बोर्ड में 6 कमिश्नर नियुक्त किए गए, जिसे भारत में अंग्रेजी क्षेत्र पर नियंत्रण का पूरा अधिकार दे दिया गया और वह 6 कमिश्नर भारत पर पूरे अंग्रेजी क्षेत्र का नियंत्रण करेगा। संचालक या बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना गवर्नर जनरल को किसी भी भारतीय नरेश के साथ संघर्ष आरंभ करने या किसी राज्य को अन्य राज्यों के आक्रमण के विरुद्ध सहायता का आश्वासन देने का अधिकार नहीं था। यानी कि अब गवर्नर जनरल को भी अपने विवेकाधिकार का प्रयोग नहीं था, जो स्वयं अपना फैसला कर सके। उसको 6 कमिश्नरों की सहायता से इनके अधिकार क्षेत्र में ले लिया गया। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के संविधान में मुख्य परिवर्तन करते हुए उसके राजनीतिक एवं व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया? एक्ट 1793, एक्ट 1813, एक्ट 1773, एक्ट 1784। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलाप को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा अलग अलग कर दिया गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। किस एक्ट के द्वारा सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता आयोजन शुरू किया गया? यानी कि वो कौन सा एक्ट था जिसके द्वारा सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू किया गया? तो एक्ट 1853। का चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत कंपनी को ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत का क्षेत्र ट्रस्ट के रूप में तब तक रखने की आज्ञा दी गई जब तक कि ब्रिटिश संसद ऐसा चाहे। सरकारी सेवाओं में नियुक्तियां अब डायरेक्टरों के द्वारा न होकर प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा की जाने लगी।
1853 ईस्वी में मैकाले समिति नियुक्त की गई ताकि इस योजना को क्रियान्वित किया जा सके। यानी कि कंपटीशन का दौर 1853 में शुरू हो गया था, जिसमें अब सरकारी सेवाओं में नियुक्तियां डायरेक्टरों द्वारा न होकर प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा की जाने लगी और ये 1854 ईस्वी में मैकाले समिति नियुक्त की गई ताकि इस योजना को क्रियान्वित किया जा सके। तो मैकाले समिति कब गठित की गई? 1854 को। किस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल का पद नाम वायसराय कर दिया गया? तो पहला एक्ट 1861 में, दूसरा 1858 में, तीसरा एक्ट 1833 में और चौथा 1852 में। तो गवर्नर जनरल का पोस्ट वायसराय कर दी गई। तो ये 1857 क्रांति के बाद में ही वायसराय की गठित कर दी गई और गवर्नर जनरल का पद हटा दिया गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 1858 का अधिनियम, इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर शासन की जिम्मेदारी ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश राजा को सौंप दी गई। भारत का गवर्नर जनरल अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समस्त अधिकार भारत सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को सौंप दिया गया। किस कानून के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया? तो 1858 का एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गवर्नर जनरल की परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की अधिकतम संख्या 12 प्रस्तावित कर दी गई। 1861 के बारे में कौन कौन से कथन सही है? तो क्या गवर्नर जनरल की परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की अधिकतम संख्या 12 प्रस्तावित कर दी गई? या अतिरिक्त सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए प्रस्तावित कर दिया गया? या अतिरिक्त सदस्यों को परिषद की बैठक में तब ही भाग लेने की अनुमति दी थी जब तक कि एक विधेयक को पारित किया जाना होता था? या फिर लॉर्ड केनी ने बनारस के राजा और पटियाला के महाराजा को परिषद में मनोनीत किया गया? तो यानी कि इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें 1, 3, 4 ये तीनों सही है, जबकि 2 गलत है। यानी अतिरिक्त सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए प्रस्तावित किया गया, ये गलत है। तो 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, तो इसको 1861 के अधिनियम को किस नाम से जाना जाता? भारतीय परिषद अधिनियम। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। 1858 ईस्वी का अधिनियम अपनी कसौटी पर पूर्णतः खरा नहीं उतरा। परिणाम स्वरूप 3 वर्ष बाद 1861 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया। यह पहला ऐसा अधिनियम था जिसने विभागीय प्रणाली एवं मंत्रिमंडलीय प्रणाली की नींव रखी। पहली बार विधि निर्माण कार्य में भारतीयों का सहयोग लेने का प्रयास किया। इस अधिनियम के तहत वायसराय की परिषद में एक
सदस्य और बढ़ाकर सदस्यों की संख्या 5 कर दी गई। 5वां सदस्य विधि विशेषज्ञ होता था। कानून निर्माण के लिए वायसराय की काउंसिल में कम से कम 6 एवं अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार वायसराय को दिया गया। इन सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होता था। गैर सरकारी सदस्यों में कुछ उच्च श्रेणी के भारतीय थे, पर भारतीय सदस्यों की नियुक्ति के प्रति वायसराय बाध्य नहीं था, किंतु व्यवहार में कुछ गैर सरकारी सदस्य उच्च श्रेणी के भारतीय थे। इस परिषद का कार्यक्षेत्र कानून निर्माण तक ही सीमित था, यानी कि 1861 भारतीय परिषद अधिनियम कानून निर्माण तक ही सीमित था और यह वायसराय पर निर्भर करता था कि वह किसको नियुक्त करें, और इसका कार्यकाल 2 वर्ष का होता था और कम से कम 6 सदस्य और अधिकतम 12 की नियुक्ति कर सकता था। और इसमें एक और परिषद में सदस्य बढ़ा दिया गया तथा फिर बाद में 5 हो गए, जबकि पहले 4 थे। और विभागीय प्रणाली और मंत्रिमंडलीय प्रणाली की नींव रखी गई। अगला क्वेश्चन, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की मुख्य विशेषता थी अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में 60 तक की वृद्धि। अतिरिक्त सदस्यों को सार्वजनिक हित के मुद्दों पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। और तीसरा ऑप्शन है पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत। और चौथा है अतिरिक्त सदस्यों के चयन हेतु प्रत्येक चुनाव की शुरुआत। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 मुख्य विशेषता क्या है? अतिरिक्त सदस्यों को सार्वजनिक मुद्दे पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया 1892 के अधिनियम के तहत। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत अतिरिक्त सदस्यों की संख्या केंद्रीय परिषद में बढ़ाकर कम से कम 10 व अधिकतम 16 कर दी गई। 1861 में तो अधिकतम 12 थी तथा 1892 के अधिनियम के तहत कम से कम 10, जबकि 1861 में कम से कम 6 और अधिकतम 12, जबकि इसमें कम से कम 10 और अधिकतम 16 कर दी गई, यानी कि 4 सदस्य की संख्या बढ़ा दी गई। तथा इस परिषद के सदस्यों को कुछ अधिक अधिकार मिले। वार्षिक बजट पर वाद विवाद व इससे संबंधित क्वेश्चन यह पूछे जा सकते थे, परंतु मत विभाजन का अधिकार नहीं दिया गया था। अतिरिक्त सदस्यों को बजट से संबंधित विशेष अधिकार था, किंतु वे पूरक प्रश्न नहीं कर सकते थे, यानी कि पहले वह क्वेश्चन नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली को आरंभ किया? यानी कौन से अधिनियम के तहत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को आरंभ किया? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को आरंभ किया गया 1909 में। 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, इस अधिनियम को पार्लियामेंट सुधार नाम से भी जाना जाता है। अधिनियम की मुख्य धाराओं इस प्रकार थी। केंद्रीय काउंसिल में विधि से संबंधित कार्यों के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 60 कर दी गई। विधान परिषद के अधिकारों में वृद्धि हुई। उसी सामान्य सार्वजनिक हितों से संबंधित प्रस्तावों पर बहस करने व पूरक प्रश्न को पूछने का अधिकार मिल गया। केंद्रीय व
प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य नियुक्त हुए, यानी कि केंद्रीय व प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य नियुक्त हुए तथा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम की महत्वपूर्ण बुराई थी कि मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना। रैमजे मैकडोनाल्ड ने लिखा कि पार्लियामेंटो सुधार जनतंत्रवाद और नौकरशाही के बीच एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता था। यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में सबसे प्रमुख बात थी कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली तथा केंद्रीय व प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य नियुक्त हुए। ब्रिटेन द्वारा भारत में किए गए निम्नलिखित प्रयोगों में से सबसे कम अवधि चला। इंडिया काउंसिल एक्ट 1909, ये सबसे कम चला। ब्रिटेन द्वारा भारत में किए गए निम्नलिखित प्रयोगों में से सबसे कम अवधि तक चला। तो सबसे पहला है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, सेकंड इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 सबसे कम अवधि तक चला। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीय सदस्यों की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई? तो इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1935। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। गवर्नर जनरल की परिषद में पहली बार भारतीय सदस्यों की नियुक्ति की गई, यानी केंद्रीय व राज्य की कार्यकारिणी परिषद के अंतर्गत एक भारतीय सदस्य नियुक्त किए गए। उन्नीस सौ 1909 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय प्रशासन में जो महान परिवर्तन आया हुआ है 1919 के अधिनियम के तहत, तो इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा प्रांतों में कांग्रेस सरकार की स्थापना, प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना, प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना, और चौथा ऑप्शन है प्रांतों में गवर्नर अधिकार विहीन हो गए। तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 1919 के अधिनियम के तहत भारत में प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई। भारत में प्रांतों में द्वैत शासन माउंटफोर्ड यानी कि मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार को 1919 से प्रारंभ किया गया, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। इस अधिनियम द्वारा सभी विषय को केंद्र और प्रांतों में बांट दिया गया, यानी कि केंद्र और राज्य में बांट दिए गए। क्या बांट दिए गए? अधिकार अपने अपने। इस अधिनियम ने पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारत में सर्वप्रथम द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई। किस भारतीय अधिनियम के अंतर्गत भारत में द्वैत शासन की स्थापना की गई? तो भारत में द्वैत शासन की स्थापना 1919 के अधिनियम में की गई।
किस भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 1919 में। 1919 अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या? उत्तरदायी शासन की, प्रांतीय स्वायत्तता की, शक्तियों का विभाजन में, प्रांतों में दोहरा शासन। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, प्रांतों में दोहरा शासन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम किस अधिनियम के नाम से जाना जाता है? तो भारत परिषद अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1892 और भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहलाता है। प्रांतों में द्वैत शासन के तहत कौन सा विषय प्रांतीय विषयों के तहत सुरक्षित विषय था? राजस्व, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय प्रशासन। प्रांतों में द्वैत शासन के तहत कौन सा विषय प्रांतीय विषयों के तहत सुरक्षित था? तो राजस्व, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन ये प्रांत के अंदर सुरक्षित नहीं था। प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभाजित किया गया, एक तो हस्तांतरित विषय और एक आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय 22 विषय है, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, स्थानीय स्वशासन, उद्योग और कृषि आदि ये हस्तांतरित विषय के अंतर्गत आते थे, जबकि आरक्षित विषय 29 विषय थे। सिंचाई, पुलिस, विद्युत, भूमि कर, बिक्री कर, राजस्व, अकाल राहत, शांति व्यवस्था आदि ये आरक्षित विषय थे। ईसाइयों के लिए किस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया? तो 1909 के अधिनियम के तहत तो मुसलमानों को अलग से निर्वाचन मिला, जबकि ईसाइयों के लिए 1919 के अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार मुसलमानों के साथ साथ सिख, भारतीय ईसाई एवं एंग्लो इंडियन, मद्रासी, गैर ब्राह्मणों आदि का संप्रदाय के आधार पर स्थान दिए गए। भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में निम्न में से कौन सी विशेषता सही नहीं है? इसने शासन की एक दोहरी योजना की जिसे सामान्य डायरेक्टरी कहा जाता है। तो ये सही है, यानी इसने शासन की एक दोहरी योजना की पेश कर दी जिसे डायरेक्टरी कहा जाता है, यानी कि द्विसदनात्मक। ये देश के द्विपक्षीय और प्रत्यक्ष चुनाव की बात करता है। यह अलग मतदाता प्रदान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है, और ये इसमें लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान रखा गया। तो इसमें तीसरा गलत है, यानी कि ये अलग मतदाता प्रदान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत का समर्थन नहीं करता, जब एक गलत है ये करता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय शासन अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं है? तो इसमें केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका, तो ये तो 1919 की विशेषता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन, तो ये भी है। केंद्र में द्वैत शासन, तो ये गलत, जबकि राज्य में द्वैत शासन 1919 के तहत हुआ था, जबकि केंद्र में तो 1935 के अधिनियम के तहत द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों की विधान निर्माण की शक्ति, केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों की विधान निर्माण की शक्ति भी 1919 के तहत की गई थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए।
इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया। क्या इस अधिनियम को केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया? तो हाँ, ये सही बात है। यानी कि 2 विषय में विभाजित कर दिया गया। पहला हस्तांतरित विषय और दूसरा आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय में 22 विषय आते थे, जबकि आरक्षित विषय में 29 विषय आते थे। सेकंड, मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव एवं लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। तो ये भी सही है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, इसलिए इसे सुधार एक्ट कहते हैं। मॉन्टेग्यू भारत के सचिव थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। ये अधिनियम मॉन्टेग्यू सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो ये गलत है। मार्ले भारत के सचिव थे, जबकि मिंटो वायसराय थे। तो ये 1909 के अधिनियम जाना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में लागू हुआ, ये भी बात सही है। भारत सरकार का अधिनियम 1919 में बना, जबकि 1921 में लागू हुआ। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन रॉन्ग है। भारतीय शासन अधिनियम 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो द्विसदनात्मक विधानमंडल का आरंभ किया गया। तो ये ऑप्शन सही है। उच्च सदन को राज्य परिषद कहा गया। तो ये भी सही है। निम्न सदन को विधानसभा कहा गया। तो ये भी सही है। निम्न सदन को विधानसभा और उच्च सदन को राज्य परिषद कहा गया। और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया। तो ये गलत है, क्योंकि 1919 के अधिनियम के तहत विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष का था, जिसे गवर्नर जनरल बढ़ा भी सकता था और कम भी बढ़ा भी सकता था, कम तो नहीं कर सकता था। किस अधिनियम से लोक सेवा आयोग के गठन का प्रयास किया गया? तो 1935 एक्ट, 1947 एक्ट के तहत, 1919 एक्ट के तहत या एक्ट 1858 के तहत? तो 1919 के एक्ट के तहत लोक सेवा आयोग के गठन का प्रयास किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत गठित राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत गठित राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट्स के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें हो जाएगा पहला ऑप्शन फ्रेडरिक वाइट, दूसरा अलेक्जेंडर मूडीमैन, तीसरा सच्चिदानंद सिन्हा, चौथा विठल भाई पटेल। तो ऑप्शन 2 अलेक्जेंडर मूडीमैन। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत गठित राज्य परिषद, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स उच्च सदन कहा जाता है, जबकि निम्न सदन विधानसभा कहा जाता है, और इसका कार्यकाल 3 साल का होता था। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन है और दूसरा कारण। 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू ने घोषणा की कि भारत में उत्तरदायी सरकार का क्रमिक विकास करना ब्रिटिश उद्देश्य है। कारण मॉन्टेग्यू घोषणा होम रूल आंदोलन व प्रथम विश्व युद्ध का संचयी परिणाम थी। तो इसमें कौन सा सही है और कौन सा सही है? तो ये दोनों ही सही है और दोनों की व्याख्या सही करती है। यानी कि 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू ने घोषणा की भारत में उत्तरदायी सरकार का क्रमिक विकास करना ब्रिटिश उद्देश्य है, क्योंकि मॉन्टेग्यू घोषणा होम रूल आंदोलन व प्रथम विश्व युद्ध का संचयी परिणाम थी।